नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस को दोहरा झटका दिया है और ये झटका ऐसा है जिसकी गूंज केवल गोवा तक सीमित नहीं रहेगी, गोवा के बाहर भी, राष्ट्रीय स्तर पर, उसके अलावा कुछ प्रदेशों में। कहाँ कहाँ एक तीर से कितने निशाने साधे हैं बीजेपी ने, उस सब की बात करेंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं गोवा से। गोवा में कांग्रेस पार्टी के कुल 11 विधायक जीत कर आए थे, 11। उनमें से 8 जो है वो भारतीय जनता पार्टी में कल शामिल हो गए। उनका नेतृत्व कर रहे थे दिगंबर कामत, जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे। उनको विधायक दल का नेता नहीं बनाया, मतलब लीडर अपोजिशन नहीं बनाया, इसलिए वो नाराज़ थे। प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाया, इसलिए नाराज़ थे। और गोवा पीसीसी पूरी तरह से राहुल गांधी के वफादारों से भरी हुई है, इसकी नाराज़गी थी इन विधायकों को। और तमाम तरह की कि लीडरशिप कहाँ है, कांग्रेस में लीडरशिप कहाँ है, ये कांग्रेस के विधायकों का सवाल है। तो ये तो लीडरशिप पर एक क्वेश्चन किया उन्होंने। दूसरा, दिगंबर कामत ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करते समय जो बात कही कि ये अभियान जो है ये कांग्रेस छोड़ो और भाजपा जोड़ो, उसका अभियान है। ये सीधा हमला राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा चल रही है उस पर, जिस पर तंज किया था कई उनके विरोधियों ने कि पहले कांग्रेस जोड़ लें, फिर जो है उसके बाद जो है भारत जोड़ो की बात करें। तो भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कांग्रेस के 8 विधायक गोवा के चले गए। और ये कोई मतलब आश्चर्यजनक घटना या अचानक होने वाली घटना नहीं है। जुलाई में भी कांग्रेस में गोवा में विद्रोह की खबरें थीं। 5 विधायक तैयार थे, 2/3 की संख्या जुटाने के लिए 8 की ज़रूरत थी, यानी 3 की और ज़रूरत थी। वो हो जाते, लेकिन 2 लोग आखिरी समय पर पीछे हट गए, इसलिए नहीं हो पाया। उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने एक्शन लिया। जो माइकल लोबो, जो विधानसभा में विपक्ष के नेता थे, उनको विपक्ष के नेता के पद से हटा दिया। लेकिन 2 महीने हो गए, कांग्रेस पार्टी अभी नया विपक्ष का नेता नहीं चुन पाई है, नहीं तय कर पाई है। दूसरा, दिगंबर कामत को, जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मेंबर थे, वहाँ से हटा दिया उनको। लेकिन उसके बाद कांग्रेस कुछ कर नहीं पाई। क्राइसिस मैनेजमेंट क्या होता है ये कांग्रेस को पता नहीं। अब जो दिनेश गुंडू राव जो प्रभारी हैं कांग्रेस के गोवा के, वो इन विधायकों को गाली दे रहे हैं। ये कह रहे हैं कि भगवान की शपथ लेकर, यानी इनको राहुल गांधी ने चुनाव से पहले टिकट देने के बाद चर्च में, मंदिर में, मस्जिद में शपथ दिलाई थी कि छोड़कर नहीं जाएंगे। इन लोगों से एफिडेविट लिया था कि ये पार्टी छोड़कर नहीं जाएंगे जीतने के बाद। तो दिगंबर कामत से और उनके साथियों से पूछा गया, भाई आपने ऐसा क्यों किया, आपने भगवान के सामने ये शपथ ली थी कि नहीं छोड़ेंगे। तो उन्होंने कहा, हम लोगों ने फिर भगवान से बात की और गॉड से कहा कि परिस्थिति बदल गई है, इस परिस्थिति में हमको क्या करना चाहिए। तो गॉड ने कहा कि जो ठीक लगे तुम्हें, उचित निर्णय हो वो निर्णय लो। और हमने निर्णय ले लिया भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने का। तो अब आप देखिए किस तरह से राहुल गांधी के जो उपाय हैं उनका मखौल मजाक बन रहा है। उन्होंने पहली बार इस देश की या मुझे लगता है शायद दुनिया की राजनीति में ये पहला उदाहरण होगा जब उम्मीदवारों से शपथ पत्र लिया गया हो कि वो पार्टी छोड़कर नहीं जाएंगे, जब उनको मंदिर, मस्जिद, चर्च में ले जाकर जो है शपथ दिलाई गई हो। इस सब के बावजूद चले गए। कांग्रेस पर सवाल इस पर है, गांधी परिवार की क्राइसिस मैनेजमेंट और गांधी परिवार के पार्टी पर पकड़ पर सवाल इस पर है कि आपके कहने से, आपके रोकने से आपके विधायक रुकने को तैयार नहीं है। पी चिदम्बरम का आज एक लेख आया जिसमें उन्होंने कहा कि एक ऐसा समय आएगा जब थोक में खरीद करने वाली भारतीय जनता पार्टी की ओर इशारा था, सारे विधायक देश के खरीद लेगी। बात उनकी सही हो सकती है, ये तंज हो सकता है, भाजपा पर यह हमला हो सकता है। लेकिन सवाल ये है कि कांग्रेस के विधायक बिकने के लिए हर समय तैयार क्यों रहते हैं। कांग्रेस के सांसद, कांग्रेस के नेता हर समय बिकने के लिए क्यों तैयार रहते हैं। बाजार में वही चीज़ खरीदी जा सकती है जो बिकने के लिए आती है। तो कांग्रेस के विधायक अगर थोक भाव में बिकने के लिए आ रहे हैं तो इसके लिए सिर्फ खरीदार को दोषी कैसे ठहरा सकते हैं। तो बीजेपी खरीद रही है, इसको आप अनैतिक मान सकते हैं, इसको आप गलत मान सकते हैं, आप मान सकते हैं कि ये राजनीति को विकृत करने का तरीका है। ये सब आरोप आप बीजेपी पर लगा सकते हैं, लेकिन ये नहीं कह सकते कि बीजेपी ने ऐसे लोगों को खरीदा जो बिकने को तैयार नहीं थे। जाहिर है कि ये सब बिकने के लिए
तैयार नहीं, आतुर थे, व्याकुल थे, ऐसे लोग आए हैं भारतीय जनता पार्टी में। अब आप देखिए दूसरी बात, जो भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, उस समय एक बड़ा झटका ये कांग्रेस तोड़ कर दिया है बीजेपी ने, कि आपसे अपनी पार्टी नहीं संभल रही है, आप भारत जोड़ने की बात कर रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी के क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप अगर कोई है तो उसके लिए संदेश है। राहुल गांधी जिस तरह से पार्टी चला रहे हैं उसके लिए उस पर एक टिप्पणी है कि किस तरह से पार्टी चला रहे हैं, कि मालूम है कि ये विधायक जाने को तैयार बैठे हैं, मालूम है कि ये विधायक छोड़ने वाले हैं, तब भी उनको रोकने का कोई काम नहीं कर सके, न तो इसमें कोई कामयाबी हासिल कर सके। तो गोवा से जो विधायक गए हैं उनके नाम आप देखिए, उनमें से 4 नाम, 8 में से 4 क्रिश्चियन हैं, इस बात पर ध्यान दीजिए। माइकल लोबो हैं और उनकी पत्नी हैं देलीला लोबो, इसके अलावा एलेक्सियो सिक्वेरा हैं और रुडोल्फ फर्नांडिस। ये 4 क्रिश्चियन विधायक हैं और सबको मालूम है कि गोवा की राजनीति में क्रिश्चियन समुदाय की बड़ी भूमिका है। क्रिश्चियन समुदाय को भाजपा के साथ जोड़ने की शुरुआत, उसका काम मनोहर पर्रिकर ने किया था, दिवंगत मनोहर पर्रिकर ने। उन्होंने जोड़ा था, तब बीजेपी को बहुमत मिलना शुरू हुआ था, ये बहुमत के करीब पहुंचना शुरू हुई थी। पिछले चुनाव में बीजेपी से कई जो उनके नेता थे, क्रिश्चियन नेता थे, चले गए थे पार्टी छोड़कर, फिर लौट कर आए। तो बात केवल ये नहीं कि गोवा में क्रिश्चियन समुदाय फिर से जुड़ेगा, और गोवा में कुल 12 लाख वोटर हैं, बहुत छोटा सा प्रदेश है, 40 विधानसभा सीटें हैं। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लगभग लाख सवा, एवरेज मान लीजिए तो लाख सवा लाख वोटर हैं एक विधानसभा में। तो वहाँ जीत ज़्यादातर व्यक्तिगत होती है, पार्टी का मामला होता है, ये तो नहीं कह सकते कि पार्टी का कोई असर नहीं होता है, लेकिन व्यक्ति का असर ज़्यादा होता है। इसलिए आप देखेंगे गोवा की राजनीति में परिवर्तन बहुत जल्दी होते हैं। जिस तरह से बदलाव होता है, ये आने जाने के जो राजनीतिक निष्ठाएं हैं उनके बदलने में देर नहीं लगती। वो गोवा का मौसम देर में बदलता है, राजनीतिक निष्ठाएं उससे पहले बदल जाती हैं। ये गोवा की राजनीति है और लंबे समय से है, ऐसा नहीं कि आज बीजेपी के आने से हुआ है। इससे पहले कांग्रेस के ज़माने में भी यही होता था, कांग्रेस ने भी ऐसे ही गिराई थी सरकार। कांग्रेस ने, इन्हीं दिगंबर कामत ने 4 लोगों के साथ मनोहर पर्रिकर से विद्रोह करके बीजेपी की सरकार गिराई थी। उस समय की बात बहुत से भाजपा के नेता कार्यकर्ता भूले नहीं हैं। इसलिए दिगंबर कामत का आना भारतीय जनता पार्टी में उतना स्वागत उसका नहीं होगा जितना बाकी लोगों का होगा। एक कसक एक जो है ये ज़रूर रह जाएगा। बीजेपी ने बड़ी कोशिश की कि दिगंबर कामत को उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में हराकर उसका बदला लिया जाए, लेकिन वो हो नहीं पाया। अब दिगंबर कामत जो है वो लौट कर बीजेपी में आ गए हैं, पहले भी बीजेपी में थे, उन्होंने कहा कि कोई नई बात नहीं है। तो मैं दूसरी बात जो कह रहा था, राहुल गांधी इस समय केरल में है। केरल में उनकी यात्रा कुल मिलाकर 18 दिन रहेगी। केरल में कांग्रेस पार्टी नंबर 2 की पार्टी है, इस समय मुख्य विपक्षी दल है, और बीजेपी की कोशिश केरल में पैठ बढ़ाने की है। तो थोड़ा सा पीछे जाइए, और ज़्यादा पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है। बीजेपी का राष्ट्रीय अधिवेशन हैदराबाद में अभी 2-2.5 महीने पहले हुआ। वहाँ पर जो बात कही गई, जो प्रधानमंत्री ने बात कही कि नॉर्थ ईस्ट के जितने क्रिश्चियन विधायक हैं और गोवा के जो क्रिश्चियन विधायक हैं, वो केरल में उनको घुमाया जाना चाहिए। वो केरल में जनसंपर्क करें, केरल का जो क्रिश्चियन समुदाय है उसको भारतीय जनता पार्टी से जोड़ने की कोशिश करें। बीजेपी लगातार कोशिश कर रही है केरल में किसी तरह से उसको घुसने का मौका मिले, किसी तरह से उसका खाता खुले, हो नहीं पा रहा है। बीजेपी को ये समझ में आ रहा है कि जब तक हिंदू क्रिश्चियन एकता केरल में नहीं होगी, ये नहीं बनेगा, तब तक मुश्किल होगा। और इसके कई कारण हैं। एक तो पॉपुलेशन का जिस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन है उसको लेकर, दूसरा लव जिहाद से केरल में हिंदुओं से ज़्यादा परेशान हैं क्रिश्चियन समुदाय के लोग। उनकी लड़कियों के साथ जो हो रहा है वहीं से मुद्दा बनना शुरू हुआ। उन्हीं के उठाए मुद्दे पर वीएस अच्युतानंदन जो उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, उन्होंने इसके खिलाफ जांच बिठाई, मामला हाई कोर्ट में गया, लेकिन फिर मुस्लिम समुदाय के दबाव में सब लिपापोती हो गई। तो क्रिश्चियन समुदाय में इस बात को लेकर बड़ी नाराज़गी, रोष है।
लव जिहाद का जो सिलसिला वहाँ मुसलमान चला रहे हैं, उससे भारतीय जनता पार्टी भी परेशान है, तो दोनों के इंटरेस्ट भी मिलते हैं। इसके अलावा ऐसी उम्मीद है कि अगले साल वो भारत की यात्रा पर आ सकते हैं। उससे पहले क्रिश्चियंस में एक नया संदेश भेजना चाहेगी बीजेपी कि क्रिश्चियंस को भारतीय जनता पार्टी से जोड़ा जा रहा है। अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी समस्या है। उसको एक तरफ जो ईसाई मिशनरियाँ धर्म परिवर्तन करा रही हैं वो रोकना है, उसके खिलाफ कार्रवाई करनी है, जो कि बड़ी तेज़ी से हो रहा है। उसके साथ साथ क्रिश्चियन समुदाय को जोड़ना भी है। ये दुधारी तलवार है, ये मतलब रस्सी पर चलने जैसा है। तो लेकिन बीजेपी इसकी कोशिश कर रही है। और कांग्रेस के लिए मुश्किल ये है कि जिस दिन केरल में हिंदू क्रिश्चियन एकता बनाने में कामयाब हो गई बीजेपी, उस दिन केरल से कांग्रेस का सफाया हो जाएगा। कांग्रेस के हिंदू वोट पर बीजेपी की नज़र है और लेकिन वो हिंदू वोट तब तक बीजेपी के साथ नहीं आएगा जब तक उसे लगेगा नहीं कि उसके पास कोई ऐसा कॉम्बिनेशन है वोटर्स का जो उसे जीत दिला सके या कम से कम सीपीएम से सीधी लड़ाई में ला सके। जिस दिन ये मैसेज चला जाएगा वोटर्स के बीच में कि बीजेपी सीपीएम के खिलाफ सीधी लड़ाई में आ गई है, उस दिन केरल की राजनीति में बदलाव आएगा। वो कब होगा, कितना समय लगेगा, पता नहीं, लेकिन गांधी परिवार और कांग्रेस के लिए ये बहुत बड़ा झटका है। और ये इस तरह के झटके अभी जो यात्रा चल रही है, 150 दिन पूरे हुए, लगभग 200 दिन अभी बाकी हैं, उसमें और मिलने वाला है। यात्रा अब केरल से जब निकलेगी तो कर्नाटक में प्रवेश करेगी, वहाँ इस तरह की बातें सुनने को मिलेंगी। उसके अलावा कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मतलब दक्षिण के राज्यों में बीजेपी अभी ऐसे कई कदम उठाने वाली है जहाँ दूसरी पार्टियों के नेता, खासतौर से कांग्रेस के नेता, भारतीय जनता पार्टी में आ सकते हैं। तो ये झटके भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी को और लगने वाले हैं, ये पहला नहीं है। और उन झटकों में दक्षिण से बाहर झारखंड भी हो सकता है इसी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान ही जो है झारखंड में कांग्रेस जो गठबंधन में शामिल है उसके विधायक भारतीय जनता पार्टी के विधायक बन जाएं। लेकिन इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि 2 बार हाथ जला चुका हूँ झारखंड के बारे में बोलकर। और मामला ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी, मैं फिर कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी तोड़ नहीं पा रही है कांग्रेस को, इसलिए हेमंत सोरेन की सरकार बची हुई है। तो खैर वो अलग विषय है। लेकिन गोवा में जो हुआ है वो कांग्रेस और राहुल गांधी की कार्यशैली और उनकी क्षमता पर सवाल उठाता है। वो वोट दिलाने में तो नाकाम है ही, वो पार्टी को जोड़ कर रखने में भी नाकाम है, पार्टी के अंदर किसी तरह का अनुशासन कायम करने में नाकाम है, और कोई क्राइसिस हो तो उसके मैनेजमेंट में नाकाम है। ये सब संदेश गोवा के की इस घटना से जाता है। राहुल गांधी की राजनीति, कांग्रेस की राजनीति, गांधी परिवार की राजनीति। और याद रखिए 24 सितंबर, इसी महीने 24 सितंबर, आज 15 सितंबर को हम लोग बात कर रहे हैं, आज से 9 दिन बाद कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के नॉमिनेशन शुरू होंगे। बड़ी कोशिश हो रही है कांग्रेस में, जो गांधी परिवार के वफादार हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि अलग अलग प्रदेश कांग्रेस कमेटियों से प्रस्ताव पास कराया जाए कि राहुल गांधी अध्यक्ष पद के लिए नॉमिनेशन करें, अध्यक्ष बनने के लिए तैयार हों। होगा कि नहीं पता नहीं, लेकिन ये बड़ा दिलचस्प होगा देखना कि राहुल गांधी हिम्मत जुटा पाते हैं या नहीं। क्योंकि वो, मैं जो बार बार कहता हूँ और जो दिखाई देता है सामने, कि जिम्मेदारी से भागने वाले नेता है। उनको अधिकार चाहिए, जिम्मेदारी नहीं चाहिए। तो भले ही जयराम रमेश गोवा के इस ऑपरेशन को ऑपरेशन कीचड़ कहें, कुछ भी इसको संज्ञा दें, लेकिन सवाल ये है कि उनको इस बात का जवाब सोचना होगा कि उनके विधायक क्यों बिके। और उससे ज़्यादा मैं कहता हूं कि अगर कांग्रेस को स्थिति को सुधारना है तो सोचना चाहिए कि वो जो 3 विधायक बच गए जो नहीं बिके, वो क्यों नहीं बिके, उनमें ऐसी क्या खास बात थी जो उन 8 में नहीं थी। तो कांग्रेस के लिए आगे का रास्ता उन 3 विधायकों की मनस्थिति, उनकी जो सोच है और उनका जो फैसला है, उन्होंने ये फैसला लिया तो क्यों लिया। अगर बीजेपी खरीद रही थी तो वो बिकने को तैयार क्यों नहीं हुए। तो क्यों कुछ बिकने को तैयार हो जाते हैं, कुछ नहीं होते हैं। कांग्रेस को अगर सुधारना है तो उसकी लीडरशिप को, उनकी जो डिसीजन मेकिंग बॉडी है यानी गांधी परिवार, उसको सोचना पड़ेगा
लेकिन सोचेगा कौन? राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका वाड्रा, तीनों में इस तरह की राजनीतिक सोच का नितांत अभाव नज़र आता है। तो इसलिए मैंने कहा था राहुल गांधी के बारे में कि आपसे ना हो पाएगा, अब मुझे लगता है कांग्रेस से भी ना हो पाएगा। जिस रास्ते पर कांग्रेस जा रही है उसमें सुधार के कोई संकेत दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहे। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आपसे अनुरोध है ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।